दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के निचोड़ को, जिसमें आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बॉटनी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर को। दोस्तों इस चैप्टर में भी हम लोग और चैप्टर की तरह से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये आपका सीरीज नंबर 21वां आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तरह से मिला जुलाकर कुल 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 8 विषय आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 9वां विषय आज शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 9वां नहीं, ये 10वां होगा क्योंकि पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बॉटनी से रिलेटेड हमारी एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो एनसीईआरटी में है वहां से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया, तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेशक आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। निवेदन है दोस्तों, देखने के बाद वीडियो शेयर करना मत भूला कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहां पे दे रहा है, कैफीन क्षारक आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, आज का सीरीज थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैंने इमेज का भी इस्तेमाल किया, इसलिए क्योंकि वनस्पति विज्ञान में आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जब बात आएगी पेड़ पौधों की या अन्य चीजों की तो वहां पे आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने यहां पर इमेज भी लगा रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, ठीक है। कई बार आपके पीसीएस की परीक्षा तक में पूछा गया है कैफीन क्षारक कहां रहता है। पहला ऑप्शन दे रहा है चाय में, कॉफी में, चाय काफी दोनों में, या फिर नींबू पानी में। कहां पर ये रहता है? तो याद रखिए सही उत्तर हो जाएगा चाय और काफी दोनों में ये कैफीन क्षारक होते हैं। कैफीन क्षारक करता क्या है दोस्तों? यह एक उत्तेजक पदार्थ जैसा होता है। कैफीन क्षारक लेने से व्यक्ति के शरीर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। आपको लगता होगा कभी कभी आप पढ़ाई के दौरान जब नींद में आने लगते हैं तो आप थोड़ा सा चाय पी करके थोड़ी अपनी कंटिन्यूटी और बरकरार रख पाते हैं। तो ऐसे में चाय आपके शरीर में करता क्या है? तो याद रखिए क्योंकि चाय में पाया जाता है कैफीन क्षारक और वो आपकी एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देता है। बात आती है कि सर मान लीजिए परीक्षा में ये न पूछे कि चाय और काफी का ऑप्शन न दे तो ये कैफीन क्षारक और कहां कहां पाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, कह रहा है कि कॉफी में पाया जाता है, हॉट चॉकलेट वाली कॉफी जो होती है इसमें हो गया, ग्रीन टी में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हो गया, ब्लैक टी हो गया, रेड बुल लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, अनेक जगहों पर यह कैफीन क्षारक की उपस्थिति होती है। तो याद रखेगा, लिख ला कैफीन क्षारक चाय और काफी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी और सफेद कृष्णलाभ एक्सेंथाइन एल्केलाइड क्षारक होता है जो कि मनोस्फूर्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। आदमी के अंदर की उत्तेजना को बढ़ा देता है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री जिनका नाम था फ्रेडरिक ने किया था 1819 में। लिख रहा है काफी, चाय या किसी भी तरह का मृदु पेय पदार्थ जो होता है या ऊर्जा पेय पदार्थ जो होता है, जैसे आपका क्या हो गया, रेड बुल वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें कैफीन क्षारक पाया जाता है। तो इसको याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है आपको बताना है। मिर्च में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है, कैप्सेसिन होता है, कैरोटीन होता है या एंथोसाइनिन होता है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्सेसाइसिन, ठीक है। कैप्सेइन बोलते हैं, ठीक है, याद रखेगा। और इसकी वजह से मिर्च में तीखापन होता है। अगर मैं बात करूं लाइकोपिन की, तो लाइकोपिन की वजह से टमाटर जो होता है वो लाल रंग का होता है, याद रखेगा। लाइकोपिन की वजह से टमाटर जो होता है लाल होता है, कैप्सेनिन की वजह से मिर्च में तीखापन होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण प्याज का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग का होता है या फिर कभी लाल रंग का भी होता है, याद रखें, वैसे ज्यादातर गुलाबी होता है। और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। इसके अलावा दूध का सफेद रंग या धवल रंग किसकी वजह से होता है? तो केसिन के कारण होता है, केसिन, ये भी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में बकायदा पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेगा। ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। आगे देखिए, पेड़ पौधों में जाइलम की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? आपको पता है पेड़ पौधों में 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करता है? यह जल का परिवहन करता है, यानी तना के माध्यम से होते हुए जल को पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? वो आहार को ले जाता है। तो याद रखेगा, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है? तो यहां देखिए जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए,
जो जाइलम और फ्लोएम होता है दोस्तों, जाइलम की खासियत है कि वन वे होता है। जाइलम क्या होता है? वन वे होता है। वन वे माने जानते हैं ना, जहां पर केवल जाने वाला काम होता है, इधर से चीजें वापस नहीं आती हैं। जबकि जो फ्लोएम का वेसल होता है, ठीक है, वो टू वे होता है, यानी यहां से आना और जाना दोनों होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है वन वे टू वे। लिख रहा है 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का एक दूसरा नाम भी दारू है। क्या नाम है? जाइलम का दूसरा नाम दारू है और फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है। ठीक है, लिख रहा है जाइलम ऊतक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। और फ्लोएम जाइलम की भांति ही पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? जल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन का मतलब क्या है? ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। देखिए, हार्मोन व्यक्ति के शरीर में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इंसुलिन जो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, तो मनुष्यों में पाया जाता है, ये पादप में नहीं है। थायरॉक्सिन, ये भी मनुष्यों में होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। एस्ट्रोजन भी होता है, इस्ट्रोजन नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है। और साइटोकाइनिन याद रखिए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये एक तरह का पादप हार्मोन होता है, इसको याद रखेगा। चलिए कुछ पादप हार्मोन के नाम बता देता हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे याद रखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जेब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, एस्बिसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है। ये कुछ हार्मोन के नाम हैं जो पादप हार्मोन है। इसी सीक्वेंस में कुछ मानव हार्मोन है, जैसे कार्टिसोल है, थायराइड है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, लेप्टिन है और इंसुलिन है। तो ये सभी हार्मोन के नाम भी आप याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आपसे पूछता रहता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने साइंस में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर ही बात किया, बट आगे मैं आपको बॉटनी की भी क्लास दूंगा, क्योंकि आजकल परीक्षा में बॉटनी से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो तो आप पीएससी तक के पेपर को उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको हर एक एग्जाम में गारंटी मैं बता रहा हूं कि कम से कम 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो मैं कहता हूं क्यों 2-3 प्रश्न गलत करना, उसको भी आप सही कर लो ना, थोड़ा सा पढ़ करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप उन प्रश्नों को भी सही कर सकते हैं। तो याद रखेगा, यहां पर साइटोकाइनिन हो जाएगा, यह एक तरह का पादप हार्मोन होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। दोस्तों मैंने बताया था कि 7 शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर कोई चीज 7 से कम किसी का पीएच मान आता है तो वह अम्लीय माना जाता है, और 7 से अधिक अगर पीएच मान आता है तो वो क्या माना जाता है? क्षारीय माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। लिख रहा है काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन ही होता है, और साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप की जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, जहां पर कोशिका विभाजन का काम होता है। यह कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों, लौंग क्या है? लौंग, देखिए लौंग का इमेज मैं यहां पे दिखा दिया हूं आपको। ठीक है, लौंग एक तरह से आप यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक कली है। क्या है? यह पुष्प की कली होती है जो सूखने के बाद लौंग के रूप में हमारे सामने आती है, और मसालों में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए, यहां पर क्या हो जाएगा? तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां या सूखे फूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सूखे फूल हैं। ठीक है, ये कली ही क्या बनता है? फूल बनता है। तो सूखे फूल जो होते हैं यही लौंग होते हैं। लिख रहा लौंग मंटेंसी, कई बार परीक्षा में आता है कि किस कुल का है, तो याद रखेगा मंटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्षों की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग को इसके सुरुचिकर स्वाद और गर्म प्रकृति के कारण भोजन में मसालों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखेगा। आगे देखिए कुनैन, दोस्तों आपने नाम सुना होगा कुनैन। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और मलेरिया की दवा मानी जाती है इसको, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? छाले। काफी पुराना क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी होगा। तो देखिए कह रहा है कुनैन एक तरह का प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलाइड पदार्थ है जिसमें ज्वर रोधी मतलब जो बुखार को समाप्त करता है, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग क्यूनिन नाम की मलेरिया रोधी दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि मलेरिया की दवा का इस्तेमाल हम लोग जो है कोरोना के इलाज के रूप में कर सकते हैं, ऐसा जो है मामला सामने आया है।
निम्न में से कौन सा तना है? जो तना है आपको उसके बारे में बताना है। लिख रहा है सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। यहाँ पे तना कौन सा है तो याद रखें दोस्तों, तना का एग्जाम्पल है अदरक। अदरक यानी आदि, ठीक है, चाय में इसका इस्तेमाल होता है अदरक का। याद रखें अदरक किसका उदाहरण है? ये जो है तना का उदाहरण है। लिख रहा है प्रकंद, ध्यान से सुनिएगा, प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। यह तना शाखा युक्त और शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार भूमिगत तना के उदाहरण में हल्दी भी आता है, अदरक आता है और फर्न आता है। दोस्तों तीनों का नाम याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में आता है, ठीक है, ये तना के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आलू है वो भी तना माना जाता है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज से क्या निकलता है दोस्तों? लिख रहा है सल्फोनिक एसिड, दूसरा लिख रहा है सल्फेनिक। तो सही बताइए, सल्फोनिक होता है या सल्फेनिक होता है, ये आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है एमिनो एसिड, चौथा दे रहा है कार्बोलिक एसिड। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए, प्याज के छिलके उतारने पर वहां से क्या निकलता है? सल्फेनिक एसिड निकलता। फो नहीं होता, फे होता है, ठीक है। सल्फेनिक एसिड निकलता है जो हमारी आंखों में क्या करता है? जलन पैदा करता है, जिसकी वजह से आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इसको याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों कि प्याज के काटने पर सिंथेज नाम का एक एंजाइम निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और उसी की वजह से इसके छिलके उतारने पर आंख में आंसू आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। दोस्तों जो दृश्य भाग होता है, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के प्रकाश में दो तरह के भाग यहां पर देख सकते हैं, एक अदृश्य होता है, एक दृश्य होता है, ठीक है। तो अगर मैं दृश्य भागों की बात कर दूं तो दृश्य भाग जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह तक पहुंच पाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, वो क्रिया जो है पूर्ण हो पाती है। तो उसको याद रखेगा। दृश्य प्रकाश जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई भी देता है। अदृश्य प्रकाश ये जो होता है, ये काफी गहराई तक पृथ्वी के अंदर तक जाता है और अदृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करके, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि खास करके समुद्र के अंदर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। कितना? तो याद रखिए 400 से लेकर 8000 फीट की गहराई तक में ये बैक्टीरिया मिलते हैं। फीट में गहराई दिया है, मीटर में नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया जो है प्रकाश से निकलने वाली अवरक्त किरणों के माध्यम से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। उसी प्रकार से पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो याद रखिएगा, पर्णहरित की वजह से, यानी पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। और यह क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। उसी तरह से इस क्लोरोफिल में क्या होता है? तो याद रखिए मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। यहां पे सही हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए, 3 तरह के यहां पर लवक होते हैं जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। एक वर्डी लवक होता है, एक अवर्डी लवक होता है, एक हरित लवक होता है। ये जो हरित लवक होता है ना, इसी को क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, यही क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो वर्डी लवक होता है, ठीक है, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। देखिए क्लोरो है और ये पहला वाला जो वर्डी लवक है ये क्रोमो है, क्रोमोप्लास्ट। लिख रहा है क्रोमोप्लास्ट, जिसको रंगीन लवक बोलते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, बीज वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि वो रंगीन होते हैं। तो वहां पे याद रखें वर्डी लवक होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। अवर्डी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये जो रंगहीन हिस्सा होता है, जैसे पौधे का जो जड़ है, जो भूमिगत तना है, ठीक है, उसमें पाया जाता है अवर्डी लवक। और जो पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर याद रखिए, वहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और इसी में पर्णहरित की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो इनको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए दे रहा है पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। वही जो अभी पीछे बताया हूं आपको, हरित लवक, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लिख रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित की बहुत ही आवश्यकता होती है। दूसरा, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में यह पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी की जाती है, जिसमें पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और वो भोज्य पदार्थ से फिर उनको एनर्जी मिलती है और वो वृद्धि करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाइकेन सबसे अच्छे
सूचक हैं। किसके सूचक हैं? तो याद रखिए दोस्तों, लाइकेन। अक्सर करके पेड़ पौधों के ऊपर ये लाइकेन आपको उगे हुए मिल जाते हैं, ठीक है, जमे हुए मिल जाते हैं। और लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। किसके? वायु प्रदूषण के। याद रखिए, जब कभी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, और जहां पे लाइकेन होता है इसका मतलब वहां पर ज्यादा साफ मौसम होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। लिख रहा लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति में आता है, और थैलोफाइटा प्रकार की जो वनस्पति है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों के रूप में होता है विद्यमान, इसको याद रखेगा। इसमें कवक और शैवालों के संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह का सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोरोजीव में कहते हैं। करते नहीं है, यहाँ पर लिखे कहते हैं, ठीक है। लिख रहा लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक दार्शनिक नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक है, उन्होंने किया था। और लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेगा, ये इमेज आपको मिल जाएगा इस तरह से। कभी कभी आप देखते होंगे पेड़ पौधों के ऊपर इस तरह से हरे रंग का काई एक जमा हुआ मिलता है, वही लाइकेन होता है। वही क्या होता है? लाइकेन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप नहीं है? पेट्रोधन पादप। पेट्रोधन पादप मतलब याद रखिए, पेड़ पौधों से ईंधन जो प्राप्त किया जाता है उनको पेट्रोपादप कहा जाता है। जैसे जेट्रोफा हो गया जिसको रतन जोत बोलते हैं, ठीक है, उससे भी पेट्रोपादप प्राप्त किया जाता है। करेज हो गया, इससे भी प्राप्त किया जाता है। अरहर, मटर, चना ये सब दलहनी फसलें हैं, ये पेट्रोपादप नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, पेट्रोपादप से जैविक ईंधन तैयार किया जाता है। ये पौधा जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये रतन जोत का पौधा है, जेट्रोफा है, ठीक है। जेट्रोफा आयल का नाम भी आपने सुना होगा, तो उसको याद रखेगा। करेज भी एक तरह का पेट्रोपादप जो है पौधा माना जाता है। आगे देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। बीज हो गया, यहाँ पे बीज से प्राप्त होता है, बताइए। चिलगोजा किससे मिलता है? करा पाइन से, आम से, साइकस से या देवदार से। चिलगोजा, यहाँ पे चिलगोजा का इमेज मैं आपको दिखा दूं, शायद बहुत सारे लोग ना देखे हों। इस तरह से ये चिलगोजा है, ठीक है। और चिलगोजा प्राप्त किससे होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। किससे? पाइन से प्राप्त होता है, याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं और आपकी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को याद रखें। एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि हर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो सके। किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर एनसीईआरटी की सीरीज आप पढ़ते हैं तो बेशक आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, इस सीरीज को पूरा देखिए, ठीक है। आगे देखिए, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाए जाते हैं? पुदीना के अंदर किसमें तेल का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो पुदीना की पत्ती में। किसमें? पुदीना की पत्ती में, ठीक है, याद रखेगा। इसमें तेल का अधिकतम प्रतिशत होता है पत्ती में। लिख रहा है पुदीना अर्क या मेंथॉल, आपने नाम सुना होगा, अभी तो सिगरेट वगैरह में मेंथॉल आता है, तो याद रखिए मेंथॉल पुदीना का ही नाम है। करा ये तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंथा एवरेंसिस है, ठीक है। निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं? बताइए, किसमें नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, धान की खेत में जब पानी भर दिया जाता है तो ये खेत में जो पानी है सड़ गलकर यहीं से मीथेन भी निकलता है। तो सबसे ज्यादा मीथेन उत्सर्जन भी यहीं से होता है, इसको भी याद रखेगा। बाकी आपने दीमक की बॉम्बे का नाम सुना होगा, कोयले की खान का नाम सुना होगा। जानवर जो चबाते हैं, पगुरी करते हैं, उनसे भी मीथेन निकलता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहां पर ये जो ग्रीन ग्रीन आ जाता है ना, यही नीलहरित शैवाल होता है। और ऐसा होता है धान की खेतों में जब पानी भर दिया जाता है तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? धान आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है नीलहरित शैवाल पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बड़े अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। कह रहा है यह धान उत्पादक कृषकों द्वारा स्वीकार निवेश द्रव्य भी माना जाता है, मतलब कि बहुत अच्छा होता है धान की खेती के लिए, ठीक है। यह कोशिकीय जीवाणु या सरल सूत्रों या मंडलों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि यह प्रकाश संश्लेषण रंजक यानी क्लोरोफिल और प्रकाश स्वजीवी पोषण प्रदान करते हैं और पौधों के लिए एक तरह से बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। मतलब उपजाऊ तो नहीं कह सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके विकास के लिए, ठीक है, खास करके धान के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सहयोग देते हैं। दोस्तों याद रखिए, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आपको जो भी विषय नहीं आता है, जहां भी आपको लगता है कि इस विषय में हमारी कमजोरी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस विषय के उस चैप्टर में जाकर के आप अपने आप को जो है निपुण बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि डिटेल से हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया। तो आप आइए हमारे चैनल से जुड़िए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि तैयारी करने में कितना मजा आने लगा है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? काफी आसान प्रश्न है। तो पेड़ की आयु का पता उसकी वलय से लगाया जाता है। पेड़ों को काटने के बाद उस पर जो वलय होते हैं, जो रिंग होते हैं, उस रिंग को गिन करके उसकी आयु का पता लगाया जाता है। तो यहां पे याद रखेगा, पेड़ पत्तियों की गणना कभी संभव तो है नहीं, उसके धड़ या वलयों की संख्या की गणना करके यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सामान्य सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? जो हल्दी होता है दोस्तों, पीछे एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि हल्दी हो गया, फर्न हो गया, अदरक हो गया, ये उसका तना होता है। क्या होता है? तना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तना होता है क्या होता है, क्योंकि ये अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर तना आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा तना यह प्रांकुर से विकसित होता है और सूर्य की रोशनी की दिशा में बढ़ता है। ठीक है, जिस तरह से सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य की दिशा में होता है हमेशा, उसी तरह से यह भी सूर्य की दिशा में होता है। इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं जो पूर्ण विकसित होती हैं। ये हल्दी में गांठ होती है ना, उसी को पर्व संधि कहते हैं। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल भी लगते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त की जाती है? मलेरिया के लिए आर्टीथर नाम की जो औषधि है वो बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से या काई यानी मांस से। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये किससे प्राप्त की जाती है? जो आर्टीथर है औषधि, ये बीजीय पादप से प्राप्त की जाती है। किससे? बीजी पादप से। याद रखें दोस्तों, मैं आपको यहां पे डिटेल में बता दे रहा हूं। मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि एक बीजीय पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और आपने पीछे मैंने हम लोगों ने देखा किसके बारे में? कुनैन के बारे में देखा, सिनकोना की छाल। ठीक है, तो उसको याद रखेगा, उससे भी मलेरिया वाली दवा बनती है। मलेरिया रोग के कारण मलेरिया परजीवी, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो याद रखेगा, यह मादा एनाफ्लीज काटने से जो है फैलता है। ठीक है, याद रखेगा। और तिल्ली और आरबीसी को, हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है मलेरिया? तो याद रखेगा, तिल्ली और आरबीसी, इन दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। ये मच्छर कॉइल में जो पायरेथ्रिन होता है, जिसके सुगंध से मच्छर भाग जाते हैं, वो पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिए, वह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। किससे? एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। लिख रहा, पायरेथ्रिन नामक पदार्थ जो मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त होता है, जिसे के बीच में एक बीज पत्र होता है और इसी को एक बीजीय पौधा कहा जाता है। पारिस्थितिकी निकेट की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? पारिस्थितिकी निकेट की संकल्पना किसने दिया था? तो याद रखें दोस्तों, ईपी ओडम ने दिया था। किसने दिया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईपी ओडम। दोस्तों, इन्वायरमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया है, काफी चैप्टर कवर कराया है। तो जो लोग नए होंगे, जिनको लगता है कि नहीं, देखिए आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जब आप चैनल में आओगे, प्लेलिस्ट में आओगे, तभी आपको चीजें मिल सकती हैं, अदरवाइज आपको कैसे मिलेंगी? आप बताओ। हम लोगों ने पढ़ाया, अब ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें एक दिन में तो हर चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं। पिछले 2 साल से लगातार हम जो है सब्जेक्ट को केवल कवर करने में लगे हैं, बाकी लोगों की तरह मसाला नहीं दे रहे हैं। मेरा फोकस केवल और केवल सब्जेक्ट पर है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति विशेष को सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, आप क्या कर सकते हो? बताओ, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, विषय वस्तु आपकी पकड़ ही नहीं बन पाएगी जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं पता होगा। इसलिए हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कि हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो याद रखिए, यहां पर हो जाएगा ईपी ओडम। ठीक है, लिख रहा है, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिनके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग टांसले ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी निकेट का संकल्पना ईपी ओडम ने दिया था। तो दोनों याद रखेगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, ठीक है, इसका ये शब्द जो सबसे पहले दिया ये टांसलेन ने दिया, लेकिन ये निकेट सब याद रखेगा, इसको ईपी ओडम ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, कुचुक। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत होता है? कुचुक आपने नाम नहीं सुना होगा, शायद आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न होगा। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत होता है? दोस्तों, एक नशीला पदार्थ होता है, शायद आपने नाम सुना होगा मार्फिन का। ठीक है, मार्फिन बड़ा खतरनाक होता है, तो मार्फिन का स्रोत होता है कुचुक। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख रहा, कुचुक मार्फिन नाम के एक नशीले पदार्थ का स्रोत है, जबकि यहां पे दिया गया जो और नॉर्मल होता है, इससे कोयला होता है, ये पेट्रोलियम, बायोगैस, गोबर गैस। ठीक है, ये सब जैव ईंधन के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों का रोपण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है? पहले समझिए सामाजिक वानिकी क्या होता है। जो खाली स्थान है जहां पर पेड़ पौधे नहीं, वहां पे जाके वन लगाइए, वहां पे जाके पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि सब लोग आए वहां पर कम से कम एक पौधा लगाए, ठीक है। तो हो जाता है सामाजिक वानिकी। तो लोग किस चीज का पौधा लगाएंगे? तो वहां पे दोस्तों कैसा पौधा लगाएंगे? जो बहुउद्देशीय हो। ऐसा नहीं कि कोई एक टाइप का पौधा लगता है, नहीं, बहुउद्देशीय टाइप के पौधे लगाए जाते हैं ताकि हर तरह के पौधे का समावेश वहां पे हो सके। लिख रहा सामाजिक वानिकी समाज के लिए, समाज द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण की एक प्रक्रिया होती है और हमें और आपको सभी को चाहिए कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई अगर ऐसी जगह है जो खाली है पूरी तरीके से, तो वहां पर जो है कम से कम पेड़ पौधे लगाए जाए, ठीक है, सब लोगों के द्वारा लगाया जाए। करा राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में सामाजिक वानिकी योजना को प्रारंभ किया था जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, तो इसको याद कर लीजिए एक बार। करा हरियाली के क्षेत्र में विस्तार तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह कार्य जरूरी है। जलाऊ लकड़ी हेतु यूकेलिप्टस तथा चारा हेतु सुबबूल का उत्पादन भी जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए कागज और लुगदी के लिए सहजन और रैन भी जरूरी है। माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना, ठीक है, जो उसके लकड़ी बड़े हल्के होते हैं, आप देख रहे होंगे माचिस की तीलियां जो बनती है जिस लकड़ी पे, वो होते हैं अर्जुन के वृक्षों द्वारा। सिल्क के लिए सहतूत और तेल के लिए कौमी के वृक्ष जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है, जो इस टाइप के वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपके वनस्पतियों का नाम दे रहा है, दूसरी तरफ उनके उपयोग के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ब्राह्मी, ब्राह्मी जो वनस्पति है, बचपन में दोस्तों आपने सुना होगा बच्चों को टानिक पिलाया जाता है, टानिक, और उसमें ब्राह्मी टानिक बना फेमस होता है। किसके लिए? दिमाग को तेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, हो जाएगा मस्तिष्क को स्फूर्तिदायक करने के लिए इस वनस्पति का नाम पर उस टानिक का नाम भी पड़ा है, ठीक है। सदाबहार, पुदीना, पुदीना कर लीजिए, पुदीना और तुलसी याद रखिए, ठीक है। पहले मिला लीजिए, A का 4 हो गया, तो A के 4 के आधार पर आपको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा। फिलहाल एक बार देख लीजिए, सदाबहार जो है इसमें मधुमेह प्रतिरोधी पाया जाता है, मतलब जब किसी को डायबिटीज रोग होता है तो उसके लिए वनस्पति जरूरी है। और पुदीना के लिए वातहर, पुदीना जो है वात को हरता है, वात को, ठीक है। और तुलसी जो है ये कफ नाशक होती है, जब किसी को खांसी सर्दी होता है तो उसको जो है तुलसी का चाय पिलाया जाता है कि नहीं, तो याद रखेगा। तो यहां पर वातहर के लिए पुदीना और कफ नाशक के लिए तुलसी, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? दोस्तों ये बहुत बार आता है परीक्षा में, ठीक है, एकदम रट लीजिए। यहां पर रतन जोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जेट्रोफा, रतन जोत, ये बायोडीजल पौधा है, जैव ईंधन इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए आइए करते हैं। खट्टा दूध, खट्टा दूध तो भैया लैक्टिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। खट्टा दूध क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। सिरका, सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड हो जाएगा। सोडा वाटर या अन्य जो शीतल पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। और सेब के अंदर क्या होता है? ये मैलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे मैं मैच करा दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह के कूट वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, आपको बिलीव हो ना हो, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप में से ज्यादातर बच्चे मेरी बात को मानेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी, उनको हेल्प जरूर मिलेगा उनकी परीक्षा के दौरान। दोस्तों एनसीईआरटी की जो स्पेशल क्विज सीरीज चल रही है ना, इसको आप जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां आप लोग जाके टेस्ट नहीं देते। मुझे नहीं पता कि आपको टेस्ट क्यों नहीं पसंद है, शायद यही एनसीईआरटी की सीरीज अगर मैं आपसे 1500 रुपए लेकर चलाता ना, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे परचेज भी करते कोर्स को और जाकर टेस्ट भी देते और पढ़ते भी। लेकिन यहां पर क्योंकि चीजें फ्री है तो उनको महत्व नहीं समझ में आ रहा। अरे कम महत्व समझोगे, जब समय गुजर जाएगा, निकल जाएगा, तब महत्व आपको समझ में आएगा। नीचे मुझे पता चलता रहता है कि कितने लोग जो है पार्टिसिपेट जाके कर रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं जाके, ठीक है। तो नीचे लिंक दिया गया, आप जाके टेस्ट दो। आज वाला पढ़ लियो ना, जाके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जाके उन सब विषयों का टेस्ट दो। आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। और टेस्ट हमेशा स्टार्ट टेस्ट पे जाके दिया करिए, ठीक है। वहां पे एक बार आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसका कोई चार्ज नहीं है। एक बार आप आईडी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप आराम से टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा कि ये सारी चीजें तो मैं बता ही दिया जो भी पीछे था। आगे देखिए, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का एक देशज पौधा माना जाता है, औषधि निर्माण समवाय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दावा किया जाता है। किसके उपचार का? दोस्तों करी पत्ता का इस्तेमाल आज भी हम लोग अपने खाने के दौरान करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आइटम में जो है करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे फायदा किस चीज का होता है? ब्लड प्रेशर का, मधुमेह का, मलेरिया का या फिर एस्थमा का? तो याद रखें, सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह का। डायबिटीज वाले पेशेंट को बड़ा फायदा मिलता है इस करी पत्ते से। तो देखिए
लिख रहा है करी पत्ता मधुमेह के उपचार के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होता है। गोल्डन धान, ये जो गोल्डन राइस होता है ये आम राइस से अलग होता है, क्योंकि आम चावल जो होता है सफेद रंग का होता है और गोल्डन राइस जो होता है इसका कलर थोड़ा गोल्डन होता है, हट के होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए की अधिकता की वजह से इसका रंग कैसा होता है, गोल्डन होता है। तो याद रखिए विटामिन ए यहां पर सही हो जाएगा। लिख रहा है गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया, जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। इस धान का विकास ज्यूरिक के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एंगे प्रोटिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से किया था। यह आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल पहली लाइन याद रखना है, क्योंकि यही आपके लिए उपयोगी लाइन है। ठीक है, याद रखिए इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला क्या होता है, जीन होता है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए को बढ़ाता है। इसलिए गोल्डन राइस जो है बड़ा फायदेमंद होता है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं मतलब कौन सा पौधे का तना नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है सन। आपने सन का नाम सुना होगा, पटसन का नाम सुना होगा, जूट का नाम सुना होगा। दोस्तों इसे बोरी वगैरह बनता है, बोरी जानते हैं ना, बोरी बोरा, तो इन्हीं सब चीजों से बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो कपास दे रहा है, कपास तना नहीं होता। कपास क्या होता है, कपास फूल होता है। कपास क्या होता है, फूल होता है, और इससे रुई बनती है। क्या बनती है, रुई। और फिर रुई से क्या बनता है, उससे धागे निर्माण होता है, और धागे से फिर कपड़ों का निर्माण होता है। तो कपास याद रखिएगा, ये कपास तने का उत्पाद नहीं है। बाकी तीनों ऊपर जो दिए तने के उत्पाद हैं। लिख रहा है सन, पटसन और जूट पौधे ये तने से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कपास जो है वो फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसकी फल से निकला हुआ रुई है। ठीक है, याद रखिए भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास ये पहली किस्म है, और इसका जो फल होता है ये आम से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, आकार में। आगे देखिए केसर, ये केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? लिख रहा है पत्ती और तने का, नहीं पत्ती नहीं होता इसमें, पंखुड़ी और जड़ का, फूल और बीज बनाने वाले भागों का, या बीज और कलियों का। बताइए किसका होता है मिश्रण? दोस्तों यहां पे याद रखें, देखिए फूल से जो यहां पर पुंकेसर टाइप का निकल रहा है यही आपका केसर, और सही उत्तर हो जाएगा बीज, फल और बीज। फूल और बीज, फल नहीं, फल इसमें कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का होता है। तो कह रहा है केसर जिसको क्रूकस सेटाइवस बोलते हैं, यह फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार केसर फूल के बीज बनाने वाले भाग का मिश्रण होता है। ठीक है, और सूखा मिश्रण होता है, सुखाने पर इसको प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निवेदन हाथ जोड़कर आप सभी से कि वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। निवेदन प्लीज दोस्तों, अगर आप इतना करेंगे ना तो इस तरह के अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। ठीक है, और निवेदन है तो प्लीज, आप हमारी बात हमेशा मानते हो और आज भी मानोगे, तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर से कीजिए। करा वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, किसके आधार पर? तो उसके वलयों के आधार पर। अभी पीछे पढ़ाया हूं कि वृक्ष को काटने के बाद उसके तने पर जो वलय बने होते हैं ये वार्षिक वलय होते हैं, उसी को गिन करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला दे रहा है स्वजीवी, यह उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक की खासियत होती है स्वजीवी होते हैं। हम लोग क्या, हम लोग परजीवी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, और मृतोपजीवी को निबंधक कहा जाता है, ये भी सही है। ये तीसरा जो तृणभक्षी दे रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तीन जीवी होते हैं, तृणभक्षी नहीं होता है। ये यहां पर गौड़ उपभोक्ता लिख रहा है, तो तृणभक्षी आपका गलत हो जाएगा। तृणभक्षी होता क्या है तो सुन लीजिए। कह रहा तृणभक्षी ये गौड़ उपभोक्ता ना होकर के प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यह केवल शाकाहारी होते हैं, जिसे तृणभक्षी कहा जाता है। जैसे खरगोश हो गया, मतलब जो मांसाहार नहीं होते हैं, जो प्योर शाकाहारी होते हैं, उनको तृणभक्षी वाली श्रेणी में रखा जाता है। लिख रहा है अपना भोजन जीवित जंतु या पादप कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस, क्लाउडिस्ट्रियम आदि इस प्रकार के जीवाणु हैं। ठीक है, स्वजीवी अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, और हरे पौधे जैसे इसका उदाहरण है। मृतोपजीवी अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये वास्तव में अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे किसी पेड़ पौधे की मृत्यु होने के बाद, सड़ने गलने के बाद उसका अपघटन होता है। ठीक है, किसी जीव जंतु की मृत्यु होने के बाद उसका अपघटन होता है, तो वहां पर मृतोपजीवी ही अपना कार्य करते हैं। ठीक है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, उसी तरह से पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लेनेट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2,4-D क्या है? कई बार एग्जाम में आपसे पूछ चुका है 2,4-D।
2,4-D क्या होता है दोस्तों? तो गेहूं के खेत में अक्सर बड़े खरपतवार लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए इस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, इस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है। ये खरपतवार को समाप्त करता है, ठीक है। तो 2,4-D जो है ये एक तरह से खरपतवार नाशी है, ठीक है। गेहूं और गन्ना आदि में जो खरपतवार लगते हैं उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधों के द्वारा संपादित की जाती है और इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कल ही आपको मैंने जब फिजिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखिए इसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में तब्दील होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट दोस्तों, हाइड्रोफाइट जो है यह एक तरह का जलीय पौधा होता है। आपने कई बार पुराने पोखरे वगैरह देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफोनिक्स एक और शब्द आता है जिसमें जल के ऊपर जो खेती की जाती है उसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, तो वो भी याद रखेगा। फिलहाल ये आपका हो जाएगा एक जलीय पौधे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये उगता है, ठीक है। निम्न में से किस एक पौधों में फूल नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कटहल, कटहल अपने आप में फल ही होता है, ठीक है। आर्किड भी होता है, गुलर भी है, फर्न नहीं होता है, ठीक है। फर्न जो है ये फूल नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें फूल होते ही नहीं है। आगे देखिए फिलिसिनी वर्ग का फर्न पौधा ये बीजाणुभिद होता है तथा यह जड़, स्तंभ एवं पत्तियों में भिन्नित होता है, इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। फर्न की विशेषता है कि पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित हो जाती हैं, ठीक है, और घड़ी की एक कमानी के रूप में ये मुड़ सी जाती है, बड़ी अद्भुत डिजाइन होती है। कटहल, गूलर, आर्किड में फूल लगते हैं। बायोडीजल बनाने वाली किस वनस्पति, अभी मैंने कई बार बता चुका, रतनजोत, जेट्रोफाइल, इन सबको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोडीजल वाले पौधे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। सरल फल का उदाहरण है दोस्तों, सरल फल, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था बायोलॉजी में। सरल फल का किसका उदाहरण है? आम, नींबू, सहतूत, कटहल, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और रसभरी। सरल फल का उदाहरण इसमें से आम और नींबू है, ठीक है। क्यों है? तो पहले उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो फलों की 3 कैटेगरी है, एक सरल फल है, सरल फल को सत्य फल कहा जाता है, एक पुंज फल है, एक समग्र फल है। इस समग्र फल को ही क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। देखिए जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है तो उसको सरल फल कहते हैं, ठीक है। जैसे आम, नींबू, सेब, सरसों, ठीक है, ये होते हैं उदाहरण। दूसरा है पुंज फल, जब फलों के विकास एक पुष्प के अनेक विगलित स्त्रीकेसरों द्वारा होता है, जैसे शरीफा, रसभरी, कमल, स्ट्रॉबेरी, ये पुंज फल कहलाते हैं। और समग्र यह असत्य फल होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण संपूर्ण पुष्प क्रम के द्वारा हो जाता है। सहतूत अपने आप में फूल होता है, यही फल बन जाता है। अनानास से फूल होता है, यही फल बन जाता है। अंजीर फूल होता है, यही फल बन जाता है, इसीलिए इसे झूठा फल का भी नाम दिया जाता है, या समग्र फल, ठीक है। आगे बढ़िए। निर्माण के आधार पर फलों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो मोटी मोटा क्या होते हैं? सत्य और असत्य फल, 2 प्रकार से माने जाते हैं, ठीक है। तो उनको याद रखेगा, यहां पर सत्य और असत्य वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर दे रहा है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, ठीक है। लिख रहा है ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रो इनटू द फूल, ठीक है। यहां पर ओवरी से जो है ग्रो करके फूल बनता है, ठीक है, फ्रूट बनता है, फल बनता है। जबकि असत्य वाले में इट इज ऑफन फाउंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स सच एज अ थैलेमस, ठीक है, रिसिप्टेकेसल कॉइलेक्स में ग्रो फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फ्रूट। तो दोस्तों असत्य फल क्या होता है? अपने आप में ही क्या हो जाता है? फूल में कन्वर्ट हो जाता है, फूल ही फल में कन्वर्ट हो जाता है, तो असत्य फल होता है, ठीक है। याद रखिए जो हम लोग सेब खाते हैं, सेब भी एक झूठा फल माना जाता है, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, ठीक है। कौन क्या कहलाता है? तो याद रखिए जो नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देता है एक ही से, उसको उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी मत बोलिए, उभयलिंगाश्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयलिंगाश्रयी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है, तो फिलहाल ध्यान दीजिए। नर और मादा दोनों तरह के, कह रहा है ऐसे पादप जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प यानी पुंकेसर भी उसी में होता है और स्त्री केसर भी उसी में होता है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी श्रेयी कहा जाता है, पादप कहा जाता है। जैसे आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर हो गया, ये सब उभयलिंगी श्रेयी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के
कठिन प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आते हैं ना तो ज्यादातर लोग जो है गलत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तक ही सीमित रह जाते हैं और आगे बॉटनी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये एनसीईआरटी के सीरीज दोस्तों मैं हर एक विषय का लेके आ रहा हूं ताकि हर विषय पर आपकी अच्छी कमांड हो सके, अच्छी तरह से आप तैयार कर सको। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। कौन सा पादप का वर्ग नहीं है? अधिपादप, जलोद्भिद, मरुद्भिद या लवणोद्भिद। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर अधिपादप जो दिया वो गलत है। क्यों? क्योंकि बाकी तीन जो है ये पारिस्थितिक आधार पर पौधों का वितरण होता है और चार तरह से इसका वितरण किया जाता है। एक जलोद्भिद होता है। जलोद्भिद मतलब जो जल में उगने वाला पादप है, पेड़ पौधे जो जल में विद्यमान होते हैं उनको जलोद्भिद बोलते हैं। जो शुष्क या मरुस्थल में विद्यमान होता है उसको मरुद्भिद बोलते हैं। जो मध्योद्भिद, जो जलवायु में, सामान्य जलवायु में उगते हैं उनको मध्योद्भिद बोलते हैं। हम लोग ज्यादातर मध्योद्भिद के आसपास रहते हैं। लवणोद्भिद जो लवणी मृदा के पास उगते हैं, ठीक है, जैसे मैंग्रोव वन वगैरह हो गया, वो लवणोद्भिद होते हैं। ठीक है, तो ये चार वर्गीकरण है, इन पर भी अपना ध्यान आप देकर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट में रूपांतरित होता है? दोस्तों घटपर्णी एक तरह का ऐसा पौधा होता है जो कीटभक्षी पौधा होता है, जो मांसभक्षी होता है, मांस का भक्षण करता है। तो याद रखिए इसमें जो पत्ता होता है, ठीक है, घटपर्णी का, वही ढक लेता है। ठीक है, वही ऊपर से ढक लेता है। तो याद रखिएगा घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर एक ढक्कन के समान की संरचना होती है और इसमें जैसे कोई जीव फंसता है यह ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, और वहां पर एक खतरनाक एंजाइम होता है, वो इसको जो है कीट को भक्षण करता है, उसको पचा करके फिर वो अपना जो है भोजन तैयार करते हैं। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो वह सूखा हुआ फूल आपसे पूछ रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा किसके बारे में, जल्दी से बताइए, लौंग के बारे में। तो लौंग जो होता है उसको याद रखेगा, ये सूखा हुआ पुष्प होता है। ठीक है, आगे देखिए, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। कौन सा भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? प्रकंद, ये तो होता है। स्तंभ प्रतान, ये एक्चुअली इस तरह का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी स्तंभ कंद ये भी सही है, सल्ग कंद ये भी सही है। दोस्तों मैं आपको बॉटनी भी पढ़ाऊंगा ना तो इसमें डिटेल से इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा क्योंकि आपके मन में बड़ी जानने की इच्छा होगी। फिलहाल आज हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ कवर कर रहे हैं, इस वजह से मैं बहुत डिटेल में किसी चैप्टर के ऊपर नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि चैप्टर के ऊपर जाऊंगा तो फिर पूरा का पूरा जो है मैटर ही क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। और ऐसे में आप इन चीजों को आप समझ लो। फिलहाल के लिए देख लीजिए, तो यहां पर स्तंभ प्रताप नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसी को भूमिगत तना कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। वैसे नॉर्मली क्या होता है, तना हमेशा जमीन से या भूमि से बाहर होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें तना भूमि के अंदर होता है, तभी इनका नाम दिया गया भूमिगत तना। ठीक है, आगे देखा, भूमिगत तना जो होता है ये रूपांतरित प्रकार की संबंधित होता है। जैसे इसमें 4 प्रकार यहां पर दे रहा है। तो एक दे रहा प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण है हल्दी, अदरक जो अभी पीछे पढ़ाया गया, फर्न, केला, ये सब प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद जो होता है आलू, आलू भी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, ठीक है, डहेलिया, ये सब स्तंभ कंद का उदाहरण है। सल्क कंद, सल्क माने होता है इसमें छिलका हो, छिलका हो, तो जैसे प्याज लहसुन इसमें छिलका होता है, ये सल्क कंद होता है। और घन कंद जैसे जिमीकंद हो गया, केसर वगैरह का पौधा हो गया, घनकंद होता है। तो याद रखेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर से आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निवेदन है दोस्तों आप वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है study91.co.in, वहां विजिट करके आप डिटेल में और भी चीजें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अथाह मटेरियल मिलेगा, वहां जाके अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखिए इसका नाम क्या है, जल्दी बताइए। बुल्फिया और रेफ्लेसिया। ठीक है, याद रखेगा, बुल्फिया और रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया बहुत बड़ा पुष्प है। ठीक है, 10 किलो का वजन है रेफ्लेसिया का। ठीक है, तो लिख रहा है यहां पर विश्व का सबसे छोटा फूल जो है बुल्फिया है, जिसे वाटर मिल अथवा डकवीड भी बोला जाता है। यह एक जली पौधा है जो जल पर तैरता रहता है। दूसरा जो रेफ्लेसिया, यह अन्नाल्डी, रेफ्लेसिया अन्नाल्डी पूरा नाम है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका वेट लगभग 10 किलोग्राम है और व्यास 100 सेंटीमीटर का होता है। इस पुष्प से सड़े हुए मांस की तरह से एक दुर्गंध आती है, इस वजह से व्यक्ति या जानवर को इसके पास नहीं जाता है। निम्नलिखित में से किस पादप और उसके जड़ रूप का सही सुमेल नहीं है? यहां पर जो नहीं सुमेल हो बता दीजिए। अभी भी मैंने बताया कि डहेलिया हो गया, आलू हो गया, ये सब जो है प्रकंद के उदाहरण है। ठीक है, कंद प्रकंद के। तो याद रखेगा यहां पर जो है
सॉरी प्रकंद स्तंभ के उदाहरण है। तो यहां पर तो ये सही है, आम, अदरक, कंदिल जड़ें, मक्का, गन्ना, अपस्तंभ मूल या फिर बरगद, रबड़। दोस्तों यहां पर आम और अदरक जो दे रहा है, आम अलग है अदरक अलग है। बताओ, अदरक तो देता तो सही है, अदरक कंदिल जड़ों में आता है, लेकिन आम अदरक दे दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो आम अदरक, आम थोड़े आता है, आम तो वृक्ष है पूरा ना, तो वहां पर वो गलत दे दिया, इसकी वजह से गलत हो जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मुसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। मुसला जड़, आपने दो तरह की जड़ों का नाम सुना होगा, मुसला और झकड़ा जड़ों के बारे में, ठीक है। लिख रहा है ये जड़ बीज के मूलांकर से विकसित होते हैं, ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। गाजर, चुकंदर मुसला जड़ों में परिवर्तित रूप है, गाजर, चुकंदर मुसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं। मुसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया जो आपका चौथा कथन है वो आपका असत्य है, जो लिख रहा है कि मुसला जड़ें एक कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल में परिवर्तित होता है, ये गलत है। क्यों गलत है तो उसके बारे में सुनिए। लिख रहा है मुसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं, इनसे नहीं, जो प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, मूंगफली आदि ये मुसला जड़ों के उदाहरण होते हैं। और यहाँ पर क्या दे रहा है कि मुसला जड़ें इन जड़ों के रूपांतरित रूप होते हैं, गलत है, ठीक है। तो याद रखिए मूलांकर से विकसित होते हैं मुसला जड़ें, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पत्ता गोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। पत्ता गोभी क्या है, ये पत्ता गोभी नाम से ही पता चलता है पत्ती है। आलू के बारे में भी बता चुका हूं आपको, आलू क्या होता है, तना होता है, ठीक है। गाजर क्या होता है दोस्तों, तो गाजर जड़ की श्रेणी में आता है। गाजर, मूली सब किसमें आते हैं, जड़ में आते हैं। और शिमला मिर्च क्या है, यह एक तरह का फल है। तो यहाँ पे मैं तो अपने हिसाब से सेट कर दिया, अब आगे आप सेट कर लीजिए और आप जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं, जैसे जो मूलांकर से होती हैं उसको मुसला जड़ें कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, मुंह से मूलांकुर और मुंह से मुसला, तो याद रखें। लेकिन जो मूलांकुर से अलग होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें, मुसला जड़ें, द्वितीयक जड़ें या प्राथ। देखिए मुसला वाले में क्या होता है, तो मुसला और अपस्थानिक दो होते हैं, ये मुसला जड़ है और ये अपस्थानिक है। ये नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये मुसला जड़ें होती हैं, तो इनको अपस्थानिक जो अन्य भाग होते हैं इनके, उनको अपस्थानिक नाम से जानते हैं। देख लीजिए यहां पर लिख रहा है कि बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त, ठीक है, पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये जड़ें रेशेदार जड़ें भी इनको कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें पौधों को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रह करने या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित होती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है, ठीक है। जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं, ये तो सही है। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। अरे यार जड़ से क्या मतलब प्रकाश स्रोत से, बताइए। जड़ से प्रकाश स्रोत का क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर जड़ जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कथन दोस्तों गलत दे रहा है। फिलहाल पढ़ लीजिए तीसरा। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती हैं, बिल्कुल सही यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर याद रखें, मुझे लगता है दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित नहीं होते हैं। लिख रहा है यहाँ पर पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है, जड़ कहलाता है। जड़ प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। सही है, अंदर की तरफ जाती हैं, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती हैं। इनका अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें और द्विबीजपत्री में कैसे होते हैं, मुसला जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। कायिक अंगों में कौन सा शामिल नहीं है, जड़, तना, बीज और पत्ती। तो याद रखें दोस्तों, कायिक अंगों में जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं वो आते हैं, और यहां पर बीज नहीं शामिल होगा। क्यों, क्योंकि बीज जो है ये प्रजनन अंग में आते हैं। किसमें आते हैं, बीज हो गया, ये प्रजनन अंग में आते हैं। तो याद रखें दो तरह के अंग होते हैं, कायिक अंग और प्रजनन अंग। इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती आती हैं, और प्रजनन अंग के अंतर्गत बीज आ गया, फल आ गया, पुष्पासन आ गया, पुष्प आ गया, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा, बिल्कुल मजा आएगा। इस तरह से अगली सीरीज में बॉटनी के फिर से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आप उन पे भी अच्छी अपनी तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और इस समय जैसा माहौल है, देखिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पूरा समय देता हूं वीडियो बनाने में, ठीक है, और चीजों को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इस वजह से कभी कभी वीडियो आगे पीछे हो जाती है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे